चीन को दुनिया भर में नापसंद क्यों किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इंटरनेट पर बहुत बहस होती है और अक्सर लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन आज हम भावनाओं से परे जाकर इस विश्लेषण के आधार पर इसके पीछे की असली गहरी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस विश्लेषण के मुताबिक असली वजह चीन का कोई बुरा इरादा नहीं है। मामला दुर्भावना का कम और चीन के इतिहास, उसकी यादों और उसके सिस्टम की संरचना का ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास की परतों को खोलते हैं, क्योंकि आधुनिक चीन को समझने की चाबी वहीं छिपी है। चीन के इतिहास में एक बहुत पुरानी सोच है जिसे चीन केंद्रवाद कहते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां चीन केंद्र में है और बाकी सारे देश उसके आसपास। अब आज की दुनिया में तो हम मानते हैं कि सारे देश बराबर हैं, है ना? लेकिन वो पुरानी सोच कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आज भी चीन की विदेश नीति पर असर डालती है। और इसी इतिहास से जुड़ा है अपमान की सदी का दौर। ये चीन के लिए सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक गहरा राष्ट्रीय जख्म है, एक ट्रॉमा है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और उसी जख्म से एक बहुत मजबूत भावना पैदा हुई, अब दोबारा कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। इसी वजह से जब आज दुनिया चीन को एक आक्रामक ताकत के तौर पर देखती है, तो चीन को अक्सर ये बात समझ ही नहीं आती कि उसे ऐसा क्यों देखा जा रहा है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो चीन की राजनीति के अंदर छिपी हुई है। देखिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव से तो सत्ता में नहीं आती, तो उसकी लेजिटिमेसी यानी सत्ता में बने रहने का हक पूरी तरह से उसके काम पर टिका है। और इसके 3 मेन पिलर हैं: आर्थिक तरक्की देना, दुनिया में देश का नाम रोशन करना और अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखना। अब होता क्या है कि अगर इन तीनों में से किसी पर भी आ जाए तो पार्टी की सत्ता हिल सकती है। इसीलिए किसी भी मुद्दे पर पीछे हटना या समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर रियायत को कमजोरी की तरह देखा जाता है, एक तरह से इज्जत का सवाल बन जाता है। 1989 का थियानमेन स्क्वायर हादसा इस मानसिकता में एक बहुत बड़ा मोड़ था। पश्चिम ने इसे लोकतंत्र को कुचलना कहा, पर चीन की सरकार के लिए ये देश की स्थिरता बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। बस उसी के बाद से चीन ने किसी भी बाहरी आलोचना को अपने अंदरूनी मामलों में दखल मानकर खारिज करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं उस टकराव की जो चीन के आर्थिक उभार के साथ पैदा हुआ। इस विश्लेषण के मुताबिक चीन की एक बड़ी सीधी सी उम्मीद थी कि जैसे जैसे वो अमीर बनेगा, दुनिया की तरक्की में हाथ बटाएगा तो उसे सम्मान मिलेगा। एक बहुत ही स्वाभाविक उम्मीद। लेकिन असलियत थोड़ी अलग निकली। दुनिया भर में चीन के तरीकों को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं, जैसे कि जबरदस्ती टेक्नोलॉजी हासिल करना, दूसरों के आइडियाज की चोरी करना और सरकारी मदद से मार्केट में गलत तरीके से मुकाबला करना। इन सब चीजों से चीन की छवि एक ऐसे खिलाड़ी की बनी जो नियमों से नहीं खेलता। और फिर आया वो दौर जब चीन की विदेश नीति ने एक जबरदस्त पलटी मारी। दशकों तक चीन की पॉलिसी थी, अपनी ताकत छिपाओ, सही वक्त का इंतजार करो, यानी शांत रहो, ज्यादा दिखावा मत करो। लेकिन अब ये शांत रवैया पूरी तरह बदल गया है। अब है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मतलब सीधा टकराव वाला आक्रामक रवैया। ये तरीके और तेवर दोनों में एक जमीन आसमान का बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया क्यों? ये विश्लेषण कहता है कि इसकी जड़ें चीन की घरेलू परेशानियों में हैं। जब देश के अंदर अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही हो, तो बाहर एक आक्रामक रुख अपनाकर राष्ट्रवाद को हवा देना एक जानी पहचानी राजनीतिक रणनीति है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो नापसंदगी है, ये असल में है किसके लिए? और यहाँ पर यह विश्लेषण एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताता है। ये नापसंदगी चीन के आम लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है सरकार के कामों के खिलाफ, उसके बनाए गए भेदभाव वाले नियमों के खिलाफ और इस बात के खिलाफ कि वो कोई आलोचना सुनना ही नहीं चाहती। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार ये है कि चीन एक ऐसी महाशक्ति तो बन गया, लेकिन शायद ये सीखना भूल गया कि एक महाशक्ति की तरह बर्ताव कैसे किया जाता है। ये उसके इतिहास और उसकी राजनीतिक मजबूरियों का नतीजा है। और हम इस विश्लेषण की इस आखिरी गहरी सोच के साथ इसे समाप्त करते हैं। शायद चीन का सबसे बड़ा डर नापसंद किया जाना नहीं है, बल्कि इस सम्मान के बिना एक महान शक्ति बन जाना है। ये एक ऐसी बात है जो इस पूरे मुद्दे को देखने का एक नया नजरिया देती है।